ओके, तो एक सिंपल सा डेरिवेशन करते हैं। हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बता दूँ। हम ये करेंगे कि हम पहले सारे के सारे पार्टिकल्स की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और उन सारी काइनेटिक्स एनर्जी को अगर जब हम ऐड कर देंगे तो सम अप करने पर हमें पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक रिजिड बॉडी लिया है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जैसे मैंने बताया था आपको 3 बातें याद रखनी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर सेंटर आएंगे सारे पार्टिकल के, सबकी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी बट एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, है ना, ये बताया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरी बात या फिर सबसे पहली बात थी कि सारे के सारे पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स ले लिए हैं इसमें, m1 m2 ऐसे करते करते mn नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि लीनियर वेलोसिटी को सर्कुलर मोशन में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, तो आपको याद होगा कि v जो है वो r ओमेगा के बराबर होता है। तो उनमें से जो पहला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हम v1 ले लेते हैं, तो v1 विल बी इक्वल्स टू r1 ओमेगा। r1 उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होगा, तो v1 इक्वल्स टू r1 ओमेगा। अब इसमें ओमेगा 1 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ओमेगा सबके लिए सेम है। मैंने बताया था एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन में सबके लिए सेम होती है। वैसे ही दूसरे पार्टिकल पर आ जाइए, दूसरे पार्टिकल की रहेगी v2 इज इक्वल्स टू r2 ओमेगा, तीसरे वाली की रहेगी v3 इक्वल्स टू r3 ओमेगा। ऐसे करते करते n नंबर ऑफ पार्टिकल तक चले जाएंगे और उसकी वेलोसिटी होगी rn ओमेगा। तो ये पहली चीज़ होगी। आई रिपीट, हमने क्या किया है, m1 m2 m3 ऐसे करते करते mn नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं और हर एक का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस निकाला है वो r1 r2 और r3 से रिप्रेजेंट किया है। और हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है विद डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी बट सेम एंगुलर वेलोसिटी, तो इससे हमने लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है। अब हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर। v1 की वैल्यू हम यहाँ से उठा के r1 ओमेगा रख देंगे, तो हो जाएगी हाफ m1 r1 ओमेगा द होल स्क्वायर। अच्छा, r1 का स्क्वायर होगा r1 स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। ऐसे ही सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल करते करते हम nth पार्टिकल तक आ जाएंगे और ऐसे करते करते हर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उसको पुटअप करेंगे। अब मैंने क्या बताया था कि पूरी बॉडी की अगर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि हर पार्टिकल की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड कर देंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब जब इस रिलेशनशिप को ध्यान से देखते हैं तो हर एक में हमें हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन दिखाई देता है, तो हम हाफ और ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं। सो व्हाट वी गेट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ऐसे करते करते nth पार्टिकल तक जब चले जाएंगे तो हो जाएगा mn rn स्क्वायर। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन फॉर्म में। समेशन फॉर्म कहाँ से कहाँ तक समेशन कर रहे हैं, 1 से लेके n तक, तो फ्रॉम 1 to n। किसका समेशन कर रहे हैं, m और r स्क्वायर का, तो mi और ri स्क्वायर जो है my और ri स्क्वायर लिख देंगे इसको। तो ये हो गया हमारा समेशन के। इसको अगर हम समेशन फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके से होगा। नाउ फॉर अ सेक एक सिंपल कंसिडरेशन करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हमारा समेशन आया था दैट वाज mi ri स्क्वायर, लेट अस से कि ये i के बराबर है। लेट अस से कि एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, लेट अस से कि i है। तो फिर हमारा जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कैलकुलेट कर चुके हैं कि क्या फॉर्मूला है, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास रहता है हाफ mv स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमें मिला वो मिला हाफ i ओमेगा स्क्वायर। v क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी, चलने वाली रफ्तार। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, घूमने वाली रफ्तार। तो चलने वाली रफ्तार से अगर हम काइनेटिक ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पता लगाते हैं तो घूमने वाले वेलोसिटी से हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखने की वो ये कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जहाँ हम मास को कंसिडर करते हैं वहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हम मास को नहीं बल्कि मास की जगह आई को कंसिडर करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये एनालॉगस है इसका, ये इसका एनालॉगस क्वांटिटी है, चलने वाली रफ्तार, ये घूमने वाली रफ्तार। तो ये तो बात बिल्कुल समझ में आती है कि जब आपको ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पता लगाना है तो चलने वाली रफ्तार लगेगी,
अगर आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पता लगाना है तो घूमने वाली रफ्तार लगेगी। लेकिन जब हम इसमें मास कंसिडर करते हैं तो क्या इसमें भी मास कंसिडर करते हैं? तो जवाब है नहीं। इसमें मास की जगह पर एक दूसरी क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है एंड दैट इज आई। और आई हमने क्या लिया था? हमने लिया था आई इज अ समेशन ऑफ एम आई आर आई द होल स्क्वायर। तो यहाँ ये बात पता चली कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ हमें मास नहीं बल्कि आर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है। नॉट ओनली आई, हमें सिर्फ आई नहीं चाहिए रहता, मास तो है, मास तो लगेगा अगर हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पता लगानी, लेकिन उसके साथ साथ आर स्क्वायर लगेगा। अब ये आर क्या था? तो अगर आप ध्यान से देखें दैट आर वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ यू कैन से आई इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये भी बहुत ज़रूरी है ये पता लगाना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो, कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, और वो भी सिंगल आर वेरिएबल नहीं बल्कि वो स्क्वायर फॉर्म में लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मास की जगह पर रोटेशनल मोशन के अंदर जो क्वांटिटी लगती है वो रहती है मास टाइम स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एम आर स्क्वायर। सिर्फ मास नहीं लगेगा बल्कि ये भी मालूम करना होगा कि वो पर्टिकुलर मास का डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और उसको स्क्वायर करके पुट करना पड़ेगा। तो फिर तो ये नई क्वांटिटी हो गई। नॉर्मली मास को तो हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी एम आर स्क्वायर क्या कहलाई जाएगी? तो उसको रिलेट करते हैं पिछले कॉन्सेप्ट से। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, और लॉ ऑफ इनर्शिया हमें हमेशा ये बताता है कि मास के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जो अपोज करता है मोशन को, टेंडेंसी टू अपोज द स्टेट। अगर वो रेस्ट पर है तो उसको रेस्ट पर रहने देगा, अगर वो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है तो उसको मूव होने देगा। तो एक कैपेबिलिटी उसके अंदर मौजूद होती है जिसे कहा जाता है उसका इनर्शिया। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। और अगर हमें इनर्शिया मेजर करना है किसी भी बॉडी का तो इनर्शिया मेजर करने के लिए हमें उसका मास मालूम करना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर इनर्शिया होगा। तो इनर्शिया से हमें आइडिया क्या मिलता है? जैसा अगर मुझे पता चला कि एक बॉडी है उसका बहुत ज़्यादा इनर्शिया है, तो अगर वो बॉडी रेस्ट पर है तो हम उसको बोलेंगे कि अगर इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा इसको मूव करने के लिए। अगर हम कहेंगे दूसरा एग्जाम्पल कि इनर्शिया, किसी बॉडी का मास अगर कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, क्योंकि मास से रिलेटेड होता है इनर्शिया। तो अगर उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, और अगर उसका इनर्शिया कम है इसका मतलब उसको बहुत कम फोर्स लगेगा मूव करने के लिए अगर वो रेस्ट पर है तो बेटा इनर्शिया से हमें क्या आइडिया मिलता है? जनरल आइडिया जो इनर्शिया से हमें मिलता है वो ये कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो अगर उसका मास बहुत ज़्यादा है तो हम कहेंगे उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, और अगर उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा मूव करने के लिए। तो जनरल आइडिया ये है कि इनर्शिया से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फोर्स ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। इफ इनर्शिया इज मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव दैट पर्टिकुलर बॉडी, इफ द इनर्शिया इज लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव दैट पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, उसी तरीके से मास से जैसे हम इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं और जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा फोर्स लगेगा या कम फोर्स लगेगा, ठीक उसी तरह ये क्वांटिटी रोटेशन में इस्तेमाल होती है। रोटेशन में इस्तेमाल होने वाली क्वांटिटी में हमें मास भी चाहिए रहता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस भी चाहिए रहता है। तो जो क्वांटिटी हमारे पास आती है एम आर स्क्वायर, इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे वहाँ पर इनर्शिया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहाँ पर इनर्शिया मेजर करने के लिए हम किसको कंसिडर करते हैं? मास को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी बॉडी का, तो उसके लिए हमें उसका मास टाइम्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन लगेगा। वहाँ पर हमें मास से क्या अंदाज़ा हो रहा था कि उसका इनर्शिया कितना है। ओके, उसी तरीके से जब हम यहाँ पर रोटेशन में आएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमें अंदाज़ा होगा कि उसको कितना टॉर्क लगेगा घुमाने के लिए, क्योंकि अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा टॉर्क लगेगा, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो उसे कम टॉर्क लगेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे वहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि अगर इनर्शिया ज़्यादा है तो ज़्यादा जो है उसको फोर्स लगेगा मूव करने के लिए। वैसे ही अगर हमें किसी चीज़ को घुमाना है तो घुमाने के लिए हमें टॉर्क लगता है, हमें टॉर्क चाहिए होता है।
और टॉर्क ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टॉर्क लगेगा घुमाने के लिए, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो कम टॉर्क लगेगा उसको घुमाने के लिए। ये एक चीज़ है। तो जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमें एक नई क्वांटिटी पता चली कि जैसे ट्रांसलेशन मोशन में हम मास को कंसिडर करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर हम मास नहीं बल्कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे जो मास टाइम स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ये एक बात होगी। दूसरी जो अहम चीज़ इसमें समझने की है वो ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है आर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर डिस्टेंस कम हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। ये एक बहुत अहम चीज़ है जो कि ट्रांसलेशन मोशन में नहीं हो सकती। मास फिक्स्ड होता है, आप मास को वेरिएट नहीं कर सकते। एक बॉडी है, उस बॉडी का मास फिक्स है, अब ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ओके। तो उसको फिक्स कर लिया जाता है, उसको हम अपने हाथ में नहीं रहता कि हम उसको चेंज कर सकें। बट अगर हम रोटेशन में बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे हाथ में है कि हम उसे चेंज कर सकते हैं। मास तो नहीं चेंज कर सकते, बिल्कुल सही, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस तो चेंज कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर कहीं पर एक रिजिड बॉडी हमारे पास है, सपोज हमारे पास एक सर्कुलर बॉडी है, तो अगर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ ले लिया जाए और अगर यहाँ पर लिया जाए, ये दो अलग अलग एक्सिस लेते हैं, एक बार उसको इस एक्सिस के अलॉन्ग घुमाएंगे, एक बार इस एक्सिस के अलॉन्ग। पहली बार अगर आप देखें, ये अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो सारे पार्टिकल से इसका जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस लगभग जो है वो एक मिनिमम वैल्यू आएगी। लेकिन अगर यहाँ से निकालेंगे तो सारे पार्टिकल इससे काफ़ी दूरी पर होंगे। तो इससे क्या बात समझ में आएगी कि इस वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, इस वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो इसी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को बदल दें तो। ये वो चीज़ है जो हम रोटेशनल डायनामिक्स में कर सकते हैं लेकिन ट्रांसलेशन में नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रांसलेशन में मास जो है वो फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स्ड होता है, तो हम उसको बोलेंगे नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं होता, इट कैन बी चेंज्ड। तो बोले कैसे चेंज कर सकते हैं? तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप उसमें मास में तो कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर? तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो कम टॉर्क लगेगा उसको घुमाने के लिए, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा टॉर्क लगेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने यहाँ पर देखी। अब हमने हमारे सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए, फॉर आर सेक ऑफ कन्वीनियंस, हमने तो ये माना था कि बॉडी के अंदर अलग अलग ऐसे पार्टिकल है, डिफरेंट पार्टिकल है। लेकिन अगर हमको कोई ऐसी बॉडी दी जाए जिसके अंदर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग डिफाइन ना कर सकें, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि एक स्ट्रेट रॉड है, अब उसके अंदर मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको निकालो, तो वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसमें थोड़ी सारे पार्टिकल्स रहते हैं बिकॉज ये कंटिन्यूस बॉडी है। तो अगर बॉडी कंटिन्यूस होती है तो उसके लिए क्या आइडिया लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से ऐसी बॉडीज़ का कैलकुलेट करते हैं जो कि कंटिन्यूस बॉडी, उसमें सेपरेट अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि मान लीजिए ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओके। अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो जनरल आइडिया ये होगा कि हम यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट इसका कंसिडर करेंगे, एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, इस पर्टिकुलर पार्ट को कंसिडर करेंगे और उस पार्ट को हम नाम दे देंगे डीएम। डी लग जाए किसी भी के साथ तो हम ये जानते हैं कि वो बहुत ही माइन्यूट वैल्यू हो जाती है। इट्स अ वेरी माइन्यूट पार्टिकल, बहुत छोटा सा हिस्सा इसका लेते हैं, इतना छोटा है कि हम उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, पार्टिकल। और फिर हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल का डीएम पार्टिकल जो इस पूरे रॉड में से एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसको हमने नाम दिया डीएम, उस पार्टिकल का हम यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जैसे मैंने आपको बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर।
तो mr² के हिसाब से अगर हम कहें तो r की जगह पर तो r² होगा, मास इसका कितना है dm, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं dm into r²। दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल पार्ट। तो अगर मुझे पूरे रॉड का निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रॉड का कितना होगा, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला होगा इस पूरे को इंटीग्रेट कर देना। ओके, तो अगर हम इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। आई रिपीट, ये हमने हमारे सिंप्लिसिटी के लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लिया है कि डिफरेंट पार्टिकल है, डिस्क्रीट पार्टिकल से उसको हमने ऐड करके निकाला। लेकिन अगर कोई बॉडी कंटिन्यूस होगी तो वहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना होगा। और इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे, तो हम यहाँ पर पूरी बॉडी को, उस कंटिन्यूस बॉडी को एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे उसका, जिसका मास होगा dm, उसका डिस्टेंस लेंगे r से, तो हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा इतने से हिस्से का, वो मिलेगा dm into r²। और फिर अगर पूरी बॉडी का अगर कैलकुलेट करना है तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm into r²। तो आगे चल के जब कभी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से आ गया। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है फॉर कंटिन्यूस बॉडी और ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है फॉर डिस्क्रीट बॉडी, सेपरेट पार्टिकल्स के लिए। ओके, तो अब इसका जो अगला सेक्शन है, उस अगले सेक्शन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इसमें आपको देखिए दो चीज़ें याद रखनी है। डेरिवेशन सिर्फ एक ही बॉडी का है, बाकी सारे के सारे डेरिवेशंस नहीं है, बल्कि आपको उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो याद करना होंगे। और अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो फिर आप उसे प्रॉब्लम में या न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम सिर्फ एक ही डेरिवेशन इसका करने वाले हैं, बाकी सारा जो पार्ट है वो आगे आपको एक चार्ट फॉर्म में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वहाँ से याद करना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग। सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो एक रिंग कंसिडर करते हैं जिसका मास सिर्फ इस तरफ होगा और कहीं पर भी मास नहीं होगा, तो दिस इज द यूनिफॉर्म रिंग। इसके सेंटर से हम एक एक्सिस बना देते हैं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाते हैं अबाउट द सेंटर, मतलब जो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास हो रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंटिन्यूस बॉडी का अगर हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना होगा। और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मास कंसिडर करते हैं dm, जो कि इसके रेडियल डिस्टेंस पर मौजूद है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाले हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इतने से मास का, तो हमने देखा है कि फॉर्मूला क्या था, dm into r²। तो इतने से हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm into r²। तो बेटा अगर पूरे रिंग का पता लगाना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ di। इंटीग्रेशन ऑफ di में di की वैल्यू dm into r² पुट करेंगे। अब r क्योंकि रेडियस है और वो फिक्स है, कांस्टेंट है, इसलिए वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब इंटीग्रेशन ऑफ dm में से सारे dm ऐड होते होते क्या बन जाएगा, पूरा रिंग का मास बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm विल बिकम m और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा mr²। सबसे पहला फॉर्मूला रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अबाउट द सेंटर है I = mr²। ओके, ये किसके लिए फॉर्मूला है, रिंग के लिए। कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से। ओके, तो ये एक केस हो गया। अब एक दूसरा डेरिवेशन देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। अब डिस्क के अंदर पूरे हर जगह मटेरियल रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे मटेरियल से फिल्डअप होती है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए दो तीन बेसिक चीज़ें हैं जो पहले समझनी पड़ेंगी हमें। उसमें सबसे पहला पार्ट आता है जिसे कहते हैं सरफेस डेंसिटी। ये सरफेस डेंसिटी क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। सरफेस डेंसिटी एक सिंपल से एग्जांपल से, सपोज करो कि इस वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने एक छोटा सा स्क्वायर बनाया। ओके, मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस बोर्ड पर ये जो स्क्वायर मैंने बनाया है, सिर्फ इस स्क्वायर का मास कितना है। पूरे बोर्ड का मास नहीं पता लगाना है आपको सिर्फ पता लगाना है इस छोटे से स्क्वायर का जो मैंने इस बोर्ड पर बनाया है, इसका मास कैलकुलेट करके बताओ। तो आप बोलोगे एक सोल्यूशन तो ये है कि इसको कट किया जाए, कट करके बाहर निकाला जाए और फिर उसके बाद उसको वेट करके हम उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं, इसको यहीं पर रखना है, अटैच रहेगा, और फिर आपको कैलकुलेट करना है कि इसका मास कितना होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा आइडिया है जो हम फिज़िक्स के अंदर अप्लाई करते हैं।
और वो अप्लाई करते हैं उन बॉडीज़ पर जो यूनिफॉर्म डेंसिटीज़ की होती हैं या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे बोर्ड को अगर आप देखें तो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक ये पूरा एक जैसे, इसके अंदर आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हर जगह एक जैसे ही, ऐसा नहीं कि कहीं पर कम मास है कहीं पर बहुत ज़्यादा मास है, हर जगह मास बिल्कुल सेम है। तो एक गिवन स्पेस के अंदर द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मास है वो हर जगह सेम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बोर्ड की सरफेस डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। सरफेस डेंसिटी ऑफ दिस बोर्ड विल बी इक्वल्स टू, इसका सिंबल याद रखिए, सरफेस डेंसिटी का सिंबल होता है सिग्मा। सरफेस डेंसिटी होती है मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द बॉडी। मतलब अगर मुझे इस पूरे बोर्ड का सरफेस डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो मैं मास ऑफ द बॉडी मतलब मास ऑफ द बोर्ड को डिवाइड कर दूंगा एरिया ऑफ द बोर्ड से, तो जो वैल्यू मुझे मिलेगा दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द सरफेस डेंसिटी ऑफ द बोर्ड। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि ये बताओ कि ये वाले हिस्से का, ये वाले स्क्वायर का मास कितना होगा, तो बेटा उसके लिए करना ये होगा कि ये जो एरिया है इसका, ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना होगा। लेट अस से कि इसका एरिया है DA, और अगर मैं सिग्मा इसके लिए कैलकुलेट करूं, इतने से हिस्से के लिए, ये वाले हिस्से के लिए अगर सिग्मा कैलकुलेट करने में आपसे कहूं कि इसको कैलकुलेट करो, तो आप कैसे करोगे, वही मास डिवाइडेड बाय एरिया। तो लेट अस से कि इसका मास जो है वो DM है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DM डिवाइडेड बाय DA। ओके अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि पूरे बोर्ड की डेंसिटी एक जैसी है, मतलब हर जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एक जैसा है, तो सिग्मा और सिग्मा सेम है, तो आप इसको इक्वेट कर लो। तो अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं कि इधर सिग्मा m/a के बराबर है, इधर सिग्मा dm/da के बराबर है, सो वी कैन से दैट dm/da विल बी इक्वल्स टू m/a, राइट? एंड देन व्हाट विल बी इक्वल्स टू dm, the dm will be equals to m/a times of da. Okay, what is m/a? So m/a is sigma again, so we'll say that dm is equals to sigma times of da. ये है हमारा एक्चुअल कंक्लूजन। अगर मुझे इतने से हिस्से का मास कैलकुलेट करना है, जिसको मैंने नाम क्या दिया था dm, तो अगर मुझे dm मास कैलकुलेट करना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, सरफेस डेंसिटी मतलब सिग्मा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका एरिया। तो बहुत आसान है, सरफेस डेंसिटी की मदद से हम किसी भी चीज़ का मास कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वो 2 डायमेंशनल हो तो। ओके, कैसे करते हैं वो समझ जाइए। करना ये होगा कि सिग्मा कैलकुलेट करना है और उस सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई करना है, उस एरिया से। तो उतने एरिया से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मास पता चल जाएगा, उतने एरिया का मास कितना है। अंडरस्टूड? इससे हमें उस पर्टिकुलर पार्ट को उससे अलग नहीं करना पड़ेगा, सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, अपना आंसर उसमें आ जाएगा। तो याद ये रखिए कि किसी बॉडी का मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, उससे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ भी लगेगी। क्या करना है ज़रा ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर ये पूरी डिस्क है तो ये पूरी डिस्क बनी कैसे होगी, तो बड़ी छोटी छोटी रिंग्स हैं। ये सारी रिंग्स अगर एक साथ मिली होंगी अलग अलग रेडियस की, यहाँ एक रिंग फिर एक रिंग फिर एक रिंग, ऐसे करते करते जब ये सारी रिंग्स एक साथ मिली होंगी तो फिर पूरा डिस्क तैयार हो गया होगा। अब मैं रिंग क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले केस के अंदर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग जानते हैं, तो उसकी मदद से हम यहाँ पर पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। अच्छा, अब उस रिंग में से हम ये कहते हैं कि r छोटे r दूरी पर, इस सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पर एक रिंग ले लेते हैं। ओके, अच्छा वो रिंग कैसे लेना है, ऐसे लेना है जिसकी एक थिकनेस है, इट हैज़ अ थिकनेस ऑफ dr। तो क्या करना है, याद क्या रखना है कि हम ये मानते हैं कि इस पूरी डिस्क किसकी बनी हुई है, स्मॉल स्मॉल रिंग्स की बनी हुई है, और उस रिंग को हमने उसमें से एक रिंग कंसिडर किया है जो कितनी दूरी पर है, स्मॉल r के डिस्टेंस पर है, और उस रिंग की थिकनेस कितनी है, स्मॉल dr। तो क्या क्या कंसिडर किया है, एक स्मॉल रिंग, एक छोटा सा रिंग कंसिडर किया है, कितने डिस्टेंस पर, डिस्टेंस उसका स्मॉल r है, थिकनेस कितनी है उसकी, थिकनेस उसकी है dr। ओके ठीक है। अब करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमें सिर्फ इस रिंग का मास कैलकुलेट करना है, इसका मास कितना हो, सिर्फ इतने रिंग का, जो ब्लू वाला मैंने शेड किया हुआ है अभी, हमें इतने रीजन का मास कैलकुलेट करके बताना है बेटा कि वो कितना होगा। हाउ टू स्टार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें सरफेस डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, तो हमने फॉर्मूला लिखा सरफेस डेंसिटी
इज इक्वल टू मास ऑफ द रिंग, सॉरी मास ऑफ द डिस्क डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ डिस्क। लेट अस से कि पूरे डिस्क का मास कैपिटल M है और इसका पूरा एरिया कैपिटल A है। अगर इस पूरे डिस्क का रेडियस R है तो इसका शेप तो आप जानते हैं, इसका शेप है सर्कुलर, इसका मतलब इसका एरिया होगा पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। तो दिस इज द फर्स्ट केस। ओके, दिस इज द फर्स्ट केस, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको इस वाले रीजन का पता लगाना है कि मास कितना है, ये वाले का मैंने बताया था ना, इसका मास कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया भी मालूम करना पड़ेगा। तो बेटा मुझे अब अगला हमारा काम ये होगा कि इस रिंग का एरिया कैलकुलेट किया जाए। अब यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नॉलेज बता दूं, एरिया ऑफ द रिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर उसका कोई पर्टिकुलर थिकनेस होगा तो याद रखिए एरिया का फॉर्मूला होगा सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस। उसकी थिकनेस को उसकी सर्कमफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिंग का एरिया कितना होगा तो इसकी सर्कमफरेंस कितनी होगी, तो इसका रेडियस है r छोटा r, तो इसका सर्कमफरेंस होगा 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय इस थिकनेस, तो थिकनेस कितनी होगी dr। आई रिपीट, इस रिंग का एरिया होगा सर्कमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो सर्कमफरेंस इसकी है 2 पाई r, इस रिंग का देखिए रेडियस r है, छोटा r है, तो 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस दैट इज dr। अगला स्टेप, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए सिग्मा कैलकुलेट कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर इसके लिए सिग्मा कैलकुलेट किया था dm बाई da, वैसे ही अगर इस रिंग के लिए आपसे कहूं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, dm इसका मास, किसका मास है ये, जो रिंग हमने कंसिडर की है उसका, डिवाइडेड बाय उसका एरिया, तो उसका एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया 2 पाई r इंटू dr। अब अगर मैं इस टर्म को यहाँ ले जाऊं तो देखिए मुझे उस रिंग का मास पता चल जाएगा, dm इज इक्वल टू 2 पाई, ये 2 पाई सिग्मा r dr। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे इसका मास मालूम करना है। तो मास मालूम करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या हुआ, 2 पाई सिग्मा r इंटू dr। इससे मुझे पता चल गया कि ये वाली रिंग जो है, जो मैं यहाँ कंसिडर किया है, इसका मास कितना है। तो इसका मास कितना है 2 पाई सिग्मा r इंटू dr। ओके, अच्छा अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय IR। इस ब्लू कलर वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रिंग का कितना होता है, m इंटू आर स्क्वायर, उसके मास को उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो। तो उसी तरीके से बेटा अगर मैं आपसे बोलूँगी ब्लू कलर की जो रिंग है उसका मास कितना लिया है हमने, तो हमने उसका मास लिया है dm। उसका रेडियस कितना है, तो बोले छोटा r, तो इट इज छोटा r स्क्वायर। तो वो छोटी सी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो dm इंटू आर स्क्वायर होगा। बट हमारा असल टारगेट क्या है, इस रिंग का नहीं बल्कि इस पूरे डिस्क का हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे सारे रिंग्स जो यहाँ से लेके यहाँ तक है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ऐसे सारे रिंग्स सोचिए, जैसे एक रिंग लिया था ना, ऐसे बहुत सारे रिंग्स सोचिए। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितने भी रिंग्स आएंगे उससे हमें पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर आप बोलें तो ये पूरा रेडियस हो गया डिस्क का, तो हम बोलेंगे 0 से r तक। तो 0 से r तक dm इंटू आर स्क्वायर हो गया। अच्छा अब dm की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी थी, 2 पाई सिग्मा r dr, वो यहाँ लिख दिया, dm की जगह 2 पाई सिग्मा r dr, और ये r स्क्वायर एज इट इज। नाउ दिस इज r एंड दिस इज r स्क्वायर, तो इट विल बिकम r क्यूब, दिस विल बिकम r क्यूब। और 2 पाई सिग्मा जो कि कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 टू r क्यूब इंटू dr। अच्छा r क्यूब का इंटीग्रेशन होगा r रेज टू 4/4। इंटीग्रेशन क्या रहेगा, तो आपको फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला होता है x रेज टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1। एक पावर बढ़ाने का और वही पावर से डिवाइड करने का, तो 3 से पावर 4 हो जाएगा और वही डिवाइड भी होगा फ्रॉम 0 टू r। अब लिमिट पुट करेंगे, एक बार स्मॉल r की जगह कैपिटल R, एक बार स्मॉल r की जगह 0 पुट करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या बचेगा, कैपिटल R/4 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारा आंसर आएगा 2 पाई सिग्मा कैपिटल R/4/4। नाउ सिग्मा की वैल्यू देखिए एकदम स्टार्ट में जो हमने कैलकुलेट की थी वो क्या थी, m बाय पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं सिग्मा की जगह m बाय पाई आर स्क्वायर।
पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 पावर्स कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा mr²/2, तो आंसर आएगा हाफ mr²। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट द सेंटर। तो सेंटर से अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिए। पहला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा वो एक रिंग के लिए था और उसके लिए फॉर्मूला था I = mr², और इसी की मदद से हमने एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाया अबाउट द सेंटर, एंड दैट वाज हाफ mr²। ओके, तो दिस आर द 2 पार्ट्स। अब देखिए ये जो सारे फॉर्मूलेस हमने अप्लाई किए या जिससे हमें इसका आंसर निकाला है, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। लेकिन दुनिया की हर चीज़ थोड़ी ना ज्योमेट्रिकल शेप में होती है, कुछ चीज़ तो इरेगुलर शेप में भी होती है। तो अगर वो इरेगुलर शेप के अंदर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए फिर एक्सपेरिमेंटली उसको कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाते हैं, और वो जो पार्ट है वो इंशाल्लाह हम अगले आने वाले सेक्शन के अंदर देखेंगे। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था रोटेशन मोशन के बारे में, कि रोटेशन मोशन क्या होता है। एक क्विक रिकैप उसका ले लेते हैं। रोटेशन मोशन एक बॉडी से रिलेटेड होता है। अब उसमें हर पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन करता है, और सारे के सारे पार्टिकल्स का जो सेंटर है वो एक स्पेशल लाइन के ऊपर आता है जिसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है और लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। फिर हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ के फॉर्मूलेस बनाने की कोशिश की, जिसमें हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंट और फोर्स, इन तीनों में मास कंसिडर होता है। तो मास की जगह पर यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है जो रोटेशन मोशन में इस्तेमाल होती है, तो हमने एक डेरिवेशन देखा। उस डेरिवेशन के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद हमको पता चला कि रोटेशन मोशन के अंदर मास के जैसा बिल्कुल एक सेम एनालॉगस क्वांटिटी जो है उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है m/r²। ओके, तो ये पार्ट हमने देख लिया था कि m/r² कैलकुलेट किया। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडजस्टेबल हो सकता है, वो किसी बॉडी के लिए फिक्स नहीं होता, क्योंकि अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसका चेंज होता है। ये पार्ट भी हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बॉडीज़ का कैलकुलेट किया, ज्योमेट्रिकल बॉडीज़ का, जिसमें से पहली जो बॉडी थी वो रिंग थी, उसके लिए फॉर्मूला आया I = mr², और दूसरा जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया दैट वाज अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द सेंटर, अबाउट डिस्क अबाउट द सेंटर, एंड दैट वाज हाफ इंटू mr²। अब अगला जो हमारा सेक्शन होगा उसके अंदर हम रेडियस ऑफ गायरेशन का स्टडी करेंगे और 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में स्टडी करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हो सकता है कि अगले सेक्शन तक हम इसके 75% पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर के। तो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले हमारी पूरी कोशिश होगी, या लॉकडाउन से पहले हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक बार हम इसको पूरा कंप्लीट कर लें और फिर उसके बाद आगे वाले टॉपिक्स पर जाएं। तब तक आप दुआ कीजिए कि लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम आगे के लेक्चर्स हमारे रेगुलर क्लास में ही पढ़ें। थैंक यू।